हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना का टॉपिक, रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रतिरूप, न्यूक्लियर मॉडल। और साथ में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है, इसके आधार पर ये मॉडल दिया गया, और नाभिक की खोज किसने की, कैसे की, और नाभिक त्रिज्या और परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें क्या संबंध है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया है, न्यूक्लियर मॉडल, उससे पहले थॉमसन ने एक मॉडल दिया था, उसको थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि परमाणु गोलाकार होता है और उसमें धनावेश जो है वो पूरे में एक समान रूप से वितरित रहता है। पूरे परमाणु में धनावेश एक समान रूप से वितरित रहता है और द्रव्यमान का वितरण भी एक समान रूप से होता है। यानी धनावेश जो है, धनावेश उसका वितरण जगह एक समान होता है, सर्वत्र एक समान वितरण होता है, सब जगह एक समान वितरण होता है, ऐसा थॉमसन ने कहा था। लेकिन इसके बाद में रदरफोर्ड और उसके कुछ स्टूडेंट्स थे, रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स गीगर, मॉर्सडेल, इसके स्टूडेंट्स थे रदरफोर्ड के। इन्होंने एक प्रयोग किया जिसको बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सोने की पन्नी ली, गोल्ड फॉइल, स्वर्ण पर्णिका, सोने की पन्नी ली, स्वर्ण पर्णिका। सोना ही क्यों लिया? सोना इसलिए लिया कि सोना मेलिएबल होता है, यानी उसको पतली पतली उसकी परतें बनाई जा सकती है, पतली चादर बनाई जा सकती है। स्वर्ण पर्णिका ली और इसकी मोटाई थी लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास, 100 नैनोमीटर के आसपास मोटाई। इतनी मोटाई की स्वर्ण पर्णिका ली और इस स्वर्ण पर्णिका पर अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण क्या होते हैं? तो अल्फा कणों की अगर बात करें, अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण जो है ये हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। यानी अगर हीलियम जो है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाए, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर की ओर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हो। अगर उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया जाए तो सिर्फ हीलियम का नाभिक बचता है, जिसको आप द्विधनावेशित हीलियम आयन भी बोल सकते हैं, He+2। तो इसकी बौछार कराई। इसकी बौछार किस पर कराई? स्वर्ण पर्णिका पर। और उन्होंने क्या देखा? तो स्वर्ण पर्णिका पर जब उन्होंने बौछार कराई तो उन्होंने इस तरह से एक ब्लॉक लिया, लेड का एक ब्लॉक लिया और इस ब्लॉक में यहाँ पर लेड का टुकड़ा रखा और यहाँ से अल्फा कण जो है उनको स्वर्ण पर्णिका पर उनकी बौछार कराई गई। स्वर्ण पर्णिका पर उनकी बौछार कराई गई और यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई, एक पर्दा लगाया। ये पर्दा जो है इस पर जब अल्फा कण गिरेंगे यहाँ से निकलकर, जैसे मान लो यहाँ पर जाकर अल्फा कण गिर रहा है या यहाँ जाकर अल्फा कण गिर रहा है या यहाँ जाकर अल्फा कण गिर रहा है, जो अल्फा कण जब गिरते हैं इधर से जाकर यहाँ से अल्फा कणों को त्वरित किया गया, यहाँ से अल्फा कणों को त्वरित करके यहाँ स्वर्ण पर्णिका पर बौछार कराई। यहाँ से त्वरित अल्फा कण जा रहे हैं, ये सोर्स है, ये अल्फा कणों का सोर्स है, अल्फा कणों का स्रोत है, अल्फा कणों का स्रोत है। और यहाँ अल्फा कणों को त्वरित किया है, ये यहाँ पर स्वर्ण पर्णिका है
यहाँ पर ये जो है ये स्वर्ण पर्णिका है और इसके आगे एक पर्दा लगा रखा है, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा रखी है, जिससे ये पता चलता है कि कहाँ पर अल्फा कण गिर रहे हैं। जहाँ अल्फा कण गिरते हैं वहां पर चमक उत्पन्न होती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। तो ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, यानी चमकने वाला पर्दा है। जब इस पर अल्फा कण गिरेंगे तो ये पर्दा जो है ये चमकता है। तो इस प्रयोग में उन्होंने क्या क्या देखा? इसमें उन्होंने 3 चीजें देखी। ये जो प्रयोग किया अल्फा कणों का, अल्फा कण प्रकीर्णन का, इसके क्या प्रेक्षण थे, क्या देखा उन्होंने? प्रयोग के प्रेक्षण में सबसे पहला तो ये देखा कि जब स्वर्ण पर्णिका से अल्फा कणों को गुजारा गया तो ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए, स्वर्ण पर्णिका से सीधे के सीधे निकल गए, रास्ते में मुड़े नहीं। पहला जो इसका प्रेक्षण है वो यही है। अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण पथ पर विचलित नहीं हुए, अपने पथ से बिना विचलन के, बिना विचलन के स्वर्ण पर्णिका जो सोने की पन्नी थी उससे सीधे गुजर गए, स्वर्ण पर्णिका से सीधे गुजर गए। अच्छा, इसकी मोटाई इसीलिए कम ली गई थी ताकि इससे टकराकर अल्फा कण नहीं लौट जाए, पतली इसलिए ली गई थी। और स्वर्ण सोने की इसलिए ली थी क्योंकि सोने की पतली शीटें आसानी से बनाई जा सकती है। स्वर्ण पर्णिका से सीधे गुजर गए। ये तो था एक पहला प्रेक्षण। दूसरा प्रेक्षण, दूसरी चीज उन्होंने क्या नोटिस की? उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जो है वो थोड़े थोड़े कोणों से मुड़ रहे हैं, कोई 10 डिग्री से, कोई 5 डिग्री से, कोई 2 डिग्री से, कोई 3 डिग्री से। कुछ अल्फा कण जो है वो कम कोणों से विचलित हो रहे थे। कुछ अल्फा कण, अल्फा कण कम कोणों से विचलित हुए। यानी कुछ इस तरह से हुआ, कुछ इस तरह से हुआ कि जैसे यहां पर ये कोई गोल्ड का एटम मान लीजिए, इससे ज्यादातर अल्फा कण ऐसे सीधे निकल गए, ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए इस तरह से, ज्यादातर अल्फा कण इस तरह से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण थोड़े थोड़े मुड़ गए ऐसे, कुछ अल्फा कण ऐसे थोड़े थोड़े मुड़ गए और लगभग 20,000 में से एक कण यहां से टकराकर वापस उसी पथ पर लौट गया। तो इस तरह का प्रेक्षण उन्होंने देखा। तो कुछ अल्फा कण जो है वो कम कोणों से विचलित हुए, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, कुछ यहाँ से थोड़ा मुड़ रहे हैं। और तीसरा जो निष्कर्ष या तीसरा जो प्रेक्षण देखा उन्होंने, तीसरी चीज जो उन्होंने ऑब्जर्व की वो क्या? बहुत कम कोण, सॉरी बहुत कम कण, बहुत कम, बहुत कम कितनी? लगभग 20,000 में से एक, लगभग 20,000 कणों में से एक, लगभग 20,000 कणों में से एक कण स्वर्ण पर्णिका से टकराकर उसी पथ पर लौट गया जिससे वो आया था। स्वर्ण पर्णिका से टकराकर उसी पथ पर लौट गया, उसी पथ पर लौट गया। कौन से पथ पर? जिससे वह आपतित हुआ था या आया था, आपतित हुआ था।
उसी पथ पर वापस लौट गया। यानी इसमें कितने डिग्री का विक्षेपण हुआ, कितने डिग्री का विचलन हुआ, तो इधर से आया इधर ही वापस लौट गया, यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री का विचलन हुआ इसमें, 180 डिग्री का इसमें विचलन हुआ और वो वापस लौट गया। तो इन 3 प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड और उसके जो शिष्य थे उन्होंने कुछ नतीजे निकाले, कुछ नतीजे पर वो पहुंचे, और वो निष्कर्ष क्या है इस प्रयोग के। तो निष्कर्ष अगर देखें, क्या निष्कर्ष रहे, किस नतीजे पर वो पहुंचे, तो सबसे पहला तो उन्होंने ये कहा कि अगर अधिकांश अल्फा कण गोल्ड फॉइल से सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब गोल्ड फॉइल ज्यादातर खाली है, उसके जो परमाणु हैं वो खाली हैं, खोखले हैं, सब जगह द्रव्यमान का वितरण एक समान नहीं है। अगर सब जगह द्रव्यमान का वितरण एक समान होता तो फिर सारे के सारे अल्फा कण टकरा कर वापस लौट जाने चाहिए थे, लेकिन ज्यादातर अल्फा कण उसमें से आर पार निकल गए सीधा बिना मुड़े। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है। तो पहला निष्कर्ष है परमाणु का अधिकांश भाग है, अधिकांश भाग खोखला होता है, और यही रदरफोर्ड फेल हो गया, सॉरी यही थॉमसन फेल हो गया, थॉमसन यही फेल हो गया, अधिकांश भाग खोखला होता है। उसने कहा था कि परमाणु में द्रव्यमान का और धनावेश का वितरण सब जगह एक समान होता है, और ऋणावेशित कण जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो उसमें बीच बीच में धंसे हुए होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड और उसके जो शिष्य थे उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, परमाणु में धनावेश का वितरण सब जगह एक समान नहीं होता है, बल्कि न द्रव्यमान का वितरण एक समान होता है, बल्कि अधिकांश भाग तो खोखला होता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि बीच में, परमाणु के मध्य में ऐसा कोई पार्टिकल है, ऐसे कोई कण है जिन पर धनावेश है, क्योंकि अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं, और धनावेशित कण अगर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं, कुछ अल्फा कण अगर विचलित हो रहे हैं, तो वो विचलित इसीलिए हुए होंगे कि सामने उन्हें कोई धनावेशित कण मिला होगा। तो उन्होंने कहा कि परमाणु के मध्य भाग में धनावेश होता है, तो और वो बहुत छोटा भाग होता है परमाणु के भाग में धनावेश, धनावेश रहता है, धनावेश स्थित होता है, धनावेश स्थित होता है, परमाणु के मध्य भाग में धनावेश स्थित होता है। और यह भाग, यह भाग कौन सा भाग, केंद्रीय भाग या मध्य भाग, यह केंद्रीय भाग परमाणु के कुल आकार से बहुत छोटा होता है, परमाणु के कुल आकार या कुल आयतन बोल दीजिए, कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है, कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। और तीसरा नतीजा जो है उन्होंने ये निकाला कि परमाणु के अंदर ये जो केंद्रीय भाग है, इसका आकार परमाणु के कुल आकार का लगभग 1,00,000वां भाग होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है। ये जो केंद्रीय भाग है इसको नाभिक कहा गया, तो इसका कुल आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में इसका आकार बहुत छोटा होता है, और इसको क्या कहा गया, इसे नाभिक नाम दिया, नाभिक, नाभिक कहा। यानी नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है, नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को ही जाता है, नाभिक की खोज का श्रेय
किसको जाता है? रदरफोर्ड को ही जाता है। नाभिक की खोज का श्रेय जो है वो रदरफोर्ड को ही जाता है। नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को ही जाता है। अच्छा, तीसरा बिंदु क्या कहा? तीसरा ये कहा कि नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के कुल आकार का 1,00,000वां भाग होता है। नाभिक का आकार फर्मी स्तर का होता है। फर्मी स्तर का होता है। नाभिक का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, फर्मी स्तर का होता है। और एक फर्मी का मतलब होता है, एक फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु का जो परमाणु में जो नाभिक होता है उसका आकार फर्मी स्तर का होता है। और फर्मी का मतलब क्या है? 10⁻⁻15 मीटर। जबकि परमाणु के आकार की बात करें तो परमाणु का आकार काफी बड़ा होता है। इससे परमाणु का आकार, परमाणु का जो आकार है वो एंगस्ट्रम स्तर का होता है। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम स्तर का होता है। एंगस्ट्रम स्तर का होता है। और एक एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब कितना अंतर है इन दोनों में? तो 10⁵5 का अंतर है। और 10⁵5 का मतलब होता है 1,00,000। यानी मोटा मोटा अगर मैं कहूं कि नाभिक का जो आयतन है, नाभिक का जो आकार है वो उसकी तुलना में परमाणु का आकार 1,00,000 गुना होता है। परमाणु का आकार, का आकार नाभिक के आकार का लगभग 1,00,000 गुना होता है। नाभिक के आकार का लगभग 1,00,000 गुना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसा कहा जाता है कि अगर परमाणु के नाभिक को एक क्रिकेट की बॉल की तरह माना जाए तो परमाणु की का जो आकार होगा, परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो लगभग 5 किलोमीटर होगी। यानी 5 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्त के बराबर, या यूं कहूं गोले के बराबर, 5 किलोमीटर त्रिज्या के गोले के बराबर उसका आकार होगा अगर परमाणु के नाभिक को क्रिकेट की गेंद की तरह माना जाए तो ये थे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष। अब बात करें कि इसके आधार पर जो रदरफोर्ड ने प्रतिरूप प्रस्तुत किया, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो क्या है? तो अब है नाभिकीय प्रतिरूप, न्यूक्लियर मॉडल। नाभिकीय प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? ये प्रस्तुत किया रदरफोर्ड ने और उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने। इसको सौर प्रतिरूप भी बोलते हैं, सोलर मॉडल, सौर प्रतिरूप भी कहते हैं। और इसकी क्या खास बातें हैं, इनमें क्या माना गया? तो इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या इसमें परमाणु के बारे में कहा गया? तो परमाणु के बारे में कुछ विशेष बिंदु जो हैं वो ये हैं। पहला तो कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग तो खोखला ही होता है। उसका धनावेश, पूरा का पूरा धनावेश और लगभग पूरा का पूरा द्रव्यमान, थोड़ा सा द्रव्यमान बाहर होता है इलेक्ट्रॉन का जो नगण्य होता है। इसके अलावा पूरा का पूरा धनावेश
और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो केंद्रीय भाग में स्थित होता है। का जो अधिकांश भाग है, जो निष्कर्ष है उन्हीं को मॉडल में रखा गया है, तो एक तरह से रिपीट ही होंगी चीजें। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरी बात, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण धनावेश, जितना धनावेश होता है सारा का सारा, ये धनावेश किस में होता है? प्रोटॉन में ही तो होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में तो धनावेश होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में रहते हैं, तो पूरा का पूरा धनावेश यानी पूरे प्रोटॉन कहाँ रहेंगे? नाभिक में रहेंगे। परमाणु का संपूर्ण धनावेश इसकी वजह से है भाई, प्रोटॉन की वजह से। और लगभग द्रव्यमान, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान क्यों कह रहा हूं? क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन्हीं में अधिक द्रव्यमान होता है अधिकांश। तो इलेक्ट्रॉन में तो बहुत कम द्रव्यमान होता है जो बाहर रहता है। ये कहाँ रहता है? परमाणु का संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में निहित होता है, नाभिक में रहता है, नाभिक में निहित होता है। और ये जो नाभिक है ये परमाणु का केंद्रीय भाग है, कॉम्पैक्ट है, ये सघन है, केंद्रीय सघन भाग। सघन का मतलब है बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारा द्रव्यमान होता है। लगभग 10 की घात 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना ज्यादा घनत्व होता है, बहुत ज्यादा डेंस होता है। तो केंद्रीय सघन भाग है ये, केंद्रीय सघन भाग है। अच्छा, इसमें मैंने संपूर्ण धनावेश किसके लिए कहा है? धनावेश किसका है? सिर्फ प्रोटॉन का। लगभग संपूर्ण द्रव्यमान किसके लिए कहा है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो तो नगण्य होता है और ये बाहर रहता है। तो नाभिक में तो यही रहते हैं, ये दोनों नाभिक में रहते हैं, इसलिए लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा होता है? नगण्य होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर सर्कुलेटरी मोशन करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं और तीव्र वेग से करते हैं, तीव्र वेग से वृत्तीय गति करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। ये बात कही। लास्ट पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है और नाभिक होता है उसके बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। ये बात भी रदरफोर्ड ने कही। इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। वैद्युत आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल के मुख्य बिंदु हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर यह कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला होता है और उसका जितना का जितना धनावेश होता है, सारा का सारा धनावेश और लगभग सारा ही द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। इसीलिए नाभिक जो होता है वो केंद्रीय सघन भाग होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, बहुत तीव्र वेग से घूमते हैं और वृत्तीय गति करते हैं, सर्कुलेटरी मोशन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है।
ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, वृत्तीय गति कर रहे हैं, ये सोलर सिस्टम की तरह है, इसलिए इसको जैसे ग्रह करते हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसी तरह से जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको सौर प्रतिरूप कहा गया। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये तो था ये परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल, जिसको नाभिकीय प्रतिरूप कहा गया, जिसको सौर प्रतिरूप कहा गया, उसके मुख्य बिंदु हैं। अब इसके क्या खास बातें थी, इस मॉडल को इतना क्यों पढ़ा जाता है, इसके क्या गुण हैं? तो कुछ इसके गुण हैं और कुछ इसके दोष हैं। गुण तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसने नाभिक की खोज की, नाभिक की खोज की इसने। और दूसरा गुण अगर माने खास तौर पर, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर गति जो है, उसको पहली बार किसी ने बताया, तो रदरफोर्ड ने बताया। इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति के बारे में बताया, वृत्तीय गति के बारे में बताया, वृत्तीय गति के बारे में। तीसरा जो गुण है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, नाभिक के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इसके बारे में बताया। इसके बारे में भी बताया। तो ये तो थे इसके गुण। अब इसके कुछ कमियां भी रही। दोष क्या थे इसकी? कमियां देखिए, दोष या कमियां, डिमेरिट्स, शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स, कुछ भी कह दीजिए। तो दोष जो हैं उनमें सबसे पहला तो यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है और वो वृत्तीय गति करता है, और जब भी कोई आवेशित कण वृत्तीय गति करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, और जब त्वरण उत्पन्न होगा तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा कम होगी। ऊर्जा कम होगी तो उसका जो पथ है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और वो वृत्तीय पथ न रहकर वो धीरे धीरे सर्पिलाकार हो जाएगा, और सर्पिलाकार होते हुए अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। यानी ये परमाणु के अस्तित्व को नहीं समझा पाता है। इसका मतलब वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो दोष में अगर मैं कहूं, ये परमाणु के अस्तित्व को नहीं समझा पाता है, परमाणु के अस्तित्व को नहीं समझा पाता। अस्तित्व को नहीं समझा पाया कि परमाणु का अस्तित्व कैसे रहेगा। कैसे, क्या कहा इसने? इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, आवेशित कण है। आवेशित कण है तो आवेशित कण जब वृत्तीय गति करता है, आवेशित कण की जब वृत्तीय गति होती है तो त्वरण उत्पन्न होगा। के दौरान क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या होगा? ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। ऊर्जा की हानि होगी।
और ऊर्जा की हानि होगी, तो जो पथ है वो वृत्तीय न रहकर कैसा हो जाएगा, सर्पिलाकार हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसका पथ सर्पिलाकार होकर उसको अंततः नाभिक में गिर जाना चाहिए, सर्पिलाकार होकर उसे लास्ट में नाभिक में गिर जाना चाहिए, अंततः नाभिक में गिर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये इसकी ड्रॉबैक थी, ये इसकी कमी थी। दूसरा उसने ये कहा दूसरी जो इसकी कमी है, इसने कहा कि परमाणु जो है वो वृत्तीय गति करेगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करेगा, और वृत्तीय गति करेगा तो जैसा इसमें लिखा है मैंने, ऊर्जा का ह्रास होना चाहिए, यानी ऊर्जा लगातार उत्सर्जित होनी चाहिए। और ऊर्जा अगर लगातार उत्सर्जित होगी तो जो परमाणु का स्पेक्ट्रम है वो सतत होना चाहिए, यानी रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। जबकि हम आगे पढ़ते हैं बोर मॉडल में, हम पढ़ते हैं बोर मॉडल या उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो असतत स्पेक्ट्रम होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो ये इसकी दूसरी ड्रॉबैक है। दूसरी जो ड्रॉबैक है वो क्या है, परमाणु का स्पेक्ट्रम, परमाणु का स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम होना चाहिए, सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होना चाहिए, इसके अनुसार सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। परंतु सतत रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, सतत रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो ये इसकी दूसरी ड्रॉबैक है। में इसकी अच्छाइयाँ और इसकी बुराइयाँ ये भी ध्यान रखनी है। क्या उसने अच्छा किया, नाभिक की खोज की, उसने पहली बार बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है, और उसने नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल के बारे में बताया। हालांकि इसमें कमियां रही, और कमियां ये रही जो सामने मैंने लिख रखा है। इसके अलावा एक रिलेशन पर क्वेश्चन आते हैं रदरफोर्ड मॉडल से, और वो रिलेशन है कि जो नाभिक की त्रिज्या है उसका द्रव्यमान संख्या से क्या संबंध है। नाभिक की त्रिज्या, इसको हम लोग R बोल देते हैं, और द्रव्यमान संख्या, परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। इनमें जो संबंध है क्या आपको याद रखना है सीधा सीधा, और यहां से न्यूमेरिकल कई बार पूछा जाता है। ये क्या है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा एक बार ये बता दूं कि तत्व का निरूपण कैसे किया जाता है। थोड़ा सा एक बार यहाँ साइड में बता देता हूँ, तत्व का निरूपण, ताकि आप ये समझ पाए कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। देखिए किसी भी तत्व को जब लिखा जाता है उसका प्रतीक, जैसे मान लीजिए x है, उसका प्रतीक x है, तो इसके नीचे की तरफ एक संख्या लिखी होती है, अक्सर लेफ्ट साइड में लिखी जाती है, और लेफ्ट में भी लिखा होता है, कई बार राइट में भी लिखा होता है, और एक ऊपर की तरफ संख्या लिखी हुई होती है। ऊपर वाली जो संख्या है इसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो संख्या है इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये तो तत्व का प्रतीक है x, तो तत्व का प्रतीक जैसे कार्बन का C है, ऑक्सीजन का O है, ये तत्व का प्रतीक है। नीचे जो संख्या लिखी हुई है इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक।
और ऊपर जो संख्या लिखी जाती है ये है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या नीचे वाली संख्या है परमाणु क्रमांक। ये नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के टोटल के बराबर होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के टोटल के बराबर होती है। तो अच्छा, प्रोटॉनों की जो संख्या है उदासीन परमाणु में उतनी ही होती है जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों उदासीन परमाणु में बराबर बराबर होते हैं। अगर परमाणु पर कोई आवेश आ जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। प्लस आवेश आने से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और माइनस आवेश आने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर रहते हैं। यह तत्व का निरूपण है। अगर उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, द्रव्यमान संख्या 70 है। तो यहाँ पर उदासीन जिंक की अगर बात करें, उदासीन जिंक की अगर बात करें तो उसमें प्रोटॉन की जो संख्या है, प्रोटॉन की जो संख्या है वो रहेगी 30। न्यूट्रॉन की संख्या इस 70 में से 30 को घटा दीजिए तो 40 रहेगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन परमाणु में, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उदासीन परमाणु में वो प्रोटॉनों के बराबर ही रहती है, यानी 30 ही रहेगी। ये तत्व का निरूपण है। अब वापस आते हैं नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध है। तो नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या के लिए सीधा संबंध ऐसे याद रखना है, R इक्वल टू आर नोड इंटू ए की पावर 1/3 ये होता है। ये संबंध सीधा हमें याद रखना है। यहाँ पर R क्या है, R नाभिक की त्रिज्या है, A क्या है, द्रव्यमान संख्या है, और ये जो R नोड है, R नोड इसको फर्मी स्थिरांक बोलते हैं। फर्मी स्थिरांक, फर्मी स्थिरांक। और इसका मान होता है 1.1 से 1.1 गुणा 10 की घात -15 मीटर से 1.4 गुणा 10 की घात -15 मीटर के बीच में, इसके मध्य होता है। लेकिन हम कैलकुलेशन में, हम जब गणनाएं करते हैं तो 1.25 गुणा 10 की घात -15 लेते हैं। गणनाओं में हम 1.25 गुणा 10 की घात -15 मीटर, और सेंटीमीटर में अगर लेना है तो 10 की घात -13 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर से इसको गुणा कर देंगे। गणनाओं में हम ये काम में लेते हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। गणनाओं में ये मान काम में लिया। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन देखें तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से ले सकते हैं, 13 एल्यूमिनियम 27, इसके नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या क्या होगी, तो ये होगा R इक्वल टू, आर नोड की वैल्यू क्या रखेंगे, फॉर्मूला वही लगा देंगे, R नोड इंटू ए की पावर 1/3। आर नोड की वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इंटू ए की जगह हम 27 की पावर 1/3 रखेंगे। और 27 की पावर 1/3 का मतलब होता है 3, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो इस तरह से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल रेशियो का भी लिया जा सकता है। रेशियो का अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इस तरह से पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या दे रखी है, दो अलग अलग द्रव्यमान संख्या, एक तो दे रखी है 27 दे रखी है और एक दे रखी है 64। इसकी नाभिक की त्रिज्या दे रखी है R1, इसकी नाभिक की त्रिज्या R1 दे रखी है, R1, और इसकी है R2। इन दोनों में रिलेशन पूछा जाता है।
तो इसको किस तरह से हल करेंगे? इसको हल करने के लिए R1/R2 इक्वल टू वही R0 की पावर इस इंटू A1 की पावर 1/3 कौन R0 इंटू यहाँ पर भी A2 की पावर 1/3, यानी R इक्वल टू R0 इंटू A की पावर 1/3 है। तो R1 लिया तो यहाँ A1 ले लिया, R2 लिया तो यहाँ A2 ले लिया। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों R0 से R0 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आएगा A1 की जगह आप इसकी द्रव्यमान संख्या लिख दीजिए 27 इसकी पावर 1/3 और नीचे 64 इसकी पावर 1/3। तो आप पूरे की पावर भी 1/3 लिख सकते हैं और अलग अलग सॉल्व करें तो 27 की पावर 1/3 यानी इसका जो क्यूब रूट है वो होगा 3 और इसका होगा 4। तो R1 और R2 का जो रेशियो है R1/R2 वो होगा 3/4। इस तरह से नाभिकीय प्रतिरूप जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है उससे इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो ये सब कुछ आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के बारे में। इसको अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स वगैरह बनाइए